अच्छा, एक क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज में जीरो एरर ना हो तो रीडिंग में फर्क होगा? अच्छा, अगर आपके पास देखो आप वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज कर रहे हो ना, तो आपने जीरो एरर से बचना है ना, तो आप जीरो एरर मेंशन ही ना करो, सिंपल। ठीक है। मतलब अगर थोड़ा बहुत उसमें माइनर सा हो, तो अब उसमें आप कंफ्यूज हो कि जीरो एरर कैसे कैलकुलेट करें, तो उसका सिंपल सा आप जीरो एरर कंसिडर ही ना करो। ठीक है। कि आपने कोई इतना मतलब परफेक्ट वहां पर किसी को वेरीफाई नहीं करवाना, आपने सिर्फ रीडिंग्स वहां पे नोट करनी आनी चाहिए। आपको मेन स्केल वर्नियर आप कर लो। ठीक है, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए आपके लिए परफॉर्म करना। तो आप सिंपल जो है ना वो जीरो एरर को नेग्लेक्ट कर दोगे, मतलब हमारे प्रैक्टिस में जीरो एरर है ही नहीं। ठीक है, आप उसके बगैर जो है वो पूरा परफॉर्म कर लो। और बाकी जो है वो सिंपल आप उससे कंटिन्यू करके सारी वैल्यूज उसी तरह से सॉल्व कर लो। अच्छा। तो सर अगर उसमें कैलकुलेशंस में क्या कहते हैं बोल दिया कि जीरो एरर निकाल के दिखाएं करेक्शन इस। तो फिर जीरो एरर में आप सिंपल ये कर लेना कि कोई भी एक जीरो एरर की रीडिंग आप याद कर लो, वही बस सिंपल लिख देना। क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाना नहीं होता, बस वहाँ लिखना होता है कि जीरो एरर है कितना। और फिर लास्ट जो रीडिंग आती है फाइनल, उसमें हम उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो पॉजिटिव या नेगेटिव का रेफरेंस होता है। तो आप कोई भी एक रीडिंग याद करके ना उसमें ऐड कर लेना फाइनल में, बस वो जीरो एरर की करेक्शन हो जाएगी, सिंपल। कोई ज्यादा उसको इतना टिपिकल नहीं करो, सिंपल रखो। ठीक है। जी सर, और सर ये भी बता दें कि ऑब्जर्वेशन टेबल के अलावा कैलकुलेशंस भी आती हैं, तो कैलकुलेशन में वो फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे ही देंगे, बस हमको वैल्यूज पुट करके फिल करना होगा या फिर वो पूरा दिखाना होगा उनको? कैलकुलेशन में ये कि जिस तरह किसी ने पिक्चर भेजी थी, शायद आपने भेजी, तो उसमें कुछ चीजें मेंशन होती है, जैसे डायमीटर, रेडियस। तो ये चीजें मेंशन होंगी। और जहां पर आपने फॉर्मूला पूरा सॉल्व करना होगा वो पार्ट ब्लैंक होगा। वो आपने खुद से पूरी कैलकुलेशन वहां पे वर्किंग शो करनी होगी। अब जिस तरह से ये ऑब्जर्वेशन टेबल है, इसमें जो चीज ब्लैक से मेंशन है ऊपर, वो सब आपको गिवन होगी। ब्लू वाले आपने पॉइंट्स खुद कंप्लीट करने होंगे। और फिर ये दूसरा टेबल भी गिवन होगा। इसमें भी आपने इनिशियल जो सारी वैल्यूज है वो मेंशन होंगी ब्लैक कलर वाली। ब्लू कलर वाली वैल्यूज आपने खुद फिल करनी होंगी, क्योंकि वो आपकी ऑब्जर्वेशन से आएंगी। अच्छा, इस वाले एक्सपेरिमेंट में कंफ्यूजन क्या है आपके पास? इसमें आपने देखो तीन वेट टोटल हैंग किए, 1 2 3, W1 W2 W3। और तीन उनकी डिफरेंट पोजीशंस थी। मतलब इसमें आपके पास स्केल पर आपने तीन वेट बैलेंस किए होंगे। दो एक साइड पर होंगे पाइवेट के, यानी जो फिक्स पॉइंट था। और एक वेट आपके पास दूसरी साइड पर होगा। और उनको आपने इस तरह से स्केल पर फिक्स किया होगा कि अब अच्छा, इसमें नॉर्मली होता है ये कि यहाँ पर अगर आप इसे कंसिडर करो, लेट सपोज अगर ये आपके पास स्केल है, तो इस स्केल को आप सेंटर से फिक्स करते हो। बिल्कुल सेंटर से आपने फिक्स करना होता है। तो यहाँ आपने बिल्कुल इसको सेंटर से फिक्स कर दिया। और सेंटर से फिक्स करने के बाद लेट सपोज अब हमने दो वेट यहाँ पर हैंग कर लिए। ठीक है, एक इस पॉइंट पर आ गया और एक इस पॉइंट पर आ गया। और लेफ्ट पर हमने एक ही वेट कंसिडर किया, और वो आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें से 1 2 3 आप किसी को भी मार्क कर लो, वो आपकी मर्जी है। अब करना ये होता है, नॉर्मली जो सेंटर होगा, सेंटर में आपके पास वैल्यू होगी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि हम इसको बिल्कुल हाफ पे रखेंगे तो ऑलमोस्ट वो 50 पर ही आकर बैलेंस होगा। अब ये जो आपने D1, यानी जो पोजीशंस A B और C की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि ये ABC और मार्क कैसे करना होता है, तो इसकी मार्किंग बहुत सिंपल है। आपने इसको जीरो से स्टार्ट करना है, यानी यहाँ सेंटर से। जो हमारा सेंटर है वो हमारा जीरो रेफरेंस पॉइंट होगा। अब लेट सपोज ये W2 जो है वो 70 पर है। मतलब स्केल आपको 70 सेंटीमीटर शो कर रहा है। और ये आपको जो है वो 85 सेंटीमीटर शो कर रहा है। सिर्फ रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि यही वैल्यू हो। मतलब जहां पर इसका थ्रेड आपने स्केल पर हैंग किया है, वो थ्रेड जो है वो 85 सेंटीमीटर पे। और जो W2 का वेट होगा वो 70 सेंटीमीटर पे। ठीक है। तो अब आपने जो ये वैल्यू लिखनी होती है, 75 40 20, ये जो भी आप वैल्यू लिख रहे हो, तो अब इसमें ये जो पोजीशन A है, ये जाहिर सी बात है वो इसके लिए होगी। और ठीक है, अब देखो पहले इनके पास पोजीशंस थी। अब लेट सपोज ये वाली पोजीशन आपके पास 86 के अराउंड है। तो पहले तो आपने जो जो इनकी पोजीशंस थी वो लिख दी, A के लिए 86, B के लिए 70, C के लिए 85, तीनों की वैल्यूज आ गई यहाँ पर, सिंपल। और उसके बाद जब डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है, तो डिस्टेंस में आप फाइंड इस तरह से करते हो
कि आप सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करते हो। अब आपके पास सेंटर था 50 और फर्स्ट ये जो वेट 2 है इसका डिस्टेंस आ रहा है 70, तो आप 70 माइनस 50 करोगे तो वो आएगा आपके पास 20। तो ये जो आपके पास डिस्टेंस आएगा ये W2 के लिए, तो ये होगा डिस्टेंस 2। और ये आप फाइंड कैसे कर रहे हो, 70 माइनस 50, क्योंकि पाइवट पॉइंट जो है, फिक्स पॉइंट जो है वो 50 पर है, तो उसको जीरो से नहीं काउंट करते, इसको 50 से काउंट करते हैं, वो फिक्स पॉइंट है। इसी तरह से आप लेफ्ट हैंड साइड पर चले जाओ। लेफ्ट हैंड साइड पर भी आपने ये करना है, वहाँ 86 है और 86 में से आप माइनस कर लोगे 50। तो ये जो 36 सेंटीमीटर आया है ये आपके पास वैल्यू होगी D1 की, क्योंकि वेट 1 वहां पर है तो इसका डिस्टेंस होगा D1। तो इस तरह से आप बाकी सारी वैल्यू भी फाइंड करते हो। अब ये जो O A B और C लिखा हुआ है, अब उन्होंने इस रेफरेंस से लिखा है कि अगर हम सेंटर पोजीशन को O लेते हैं और फर्स्ट वाली पोजीशन हमारे पास A हो, फिर सेकंड B और थर्ड C, तो फिर O से A का डिस्टेंस, O से B, O से C का डिस्टेंस, तो वो इस तरह से मार्किंग की होती है। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, आप रीडिंग्स की हेडिंग देखकर जो है वो आइडिया कर सकते हो कि यहाँ पर आप कैसे फाइंड आउट कर रहे हो। अच्छा, पॉइंट्स में आपके पास रीडिंग्स आ रही हो कंपलसरी नहीं है, पॉइंट्स में लिखो आप सिंपल राउंड ऑफ लिख लो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, क्योंकि बस बैलेंस कर लिया ना, अब रीडिंग आप थोड़ा बहुत जो है वो वहां पर लिख लो, पेंसिल से मार्क कर लेना पहले, क्योंकि इसमें बैलेंस करना होता है तो इसमें रीडिंग आगे पीछे हो जाती है, तो फिर आपको बार बार रीडिंग चेंज करनी होगी। जितना डिफरेंस आ रहा हो ना वो आप कैलकुलेशन से चेक कर सकते हो कि डिफरेंस आ कितना रहा है। अब जैसे यहाँ पर आप गए क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पे, तो अब एक साइड पर एक वेट था तो एक साइड पर जो है वो एक रोटेशन होगी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास एक ही ब्लॉक था, तो उसकी वजह से जो रोटेशन होगी वो भी सिंगल होगी, मतलब एक वेट बस रोटेट होगा तो एक टॉर्क मिलेगा हमें, एक टर्निंग इफेक्ट होगा लेफ्ट। आवाज अटक गई आप। तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्योंकि एक वेट था, तो एक वेट की वजह से आपके पास जो है वो रोटेशन भी क्या होगी, सिंगल। तो ये जो एक आपने यहाँ पर लिखा हुआ है सिंगल मोमेंट, तो ये आपके पास वो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पर जो भी होगा, अभी तो हमने खैर लेफ्ट पे लिखा है, तो वो आप देख लेना अपने अकॉर्डिंगली जहाँ भी आप सिंगल वेट रखोगे, क्योंकि अब मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड अपनी कंसिडर करूंगा तो मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, अब जैसे लेट सपोज ये जो आपने रीडिंग लिखी हुई है अगर इसके अकॉर्डिंगली इसको ड्रॉ करें, तो इसके अकॉर्डिंगली होगा इस तरह से कि जो ब्लॉक है ये आपके पास सेंटर आ गया, और अच्छा सर, एक बात बताएं। हम्म, सर, ऑब्जर्वेशन टेबल में ये फॉर्मूलाज भी लिखे हुए होंगे कि T2 इक्वल्स टू W1 मल्टीप्लाई बाय OA। हाँ ये लिखा होता है, इसका कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि मार्क तो आपने खुद अच्छा करना सर, है ना। ठीक है अब ये O A O B सब लिखा हुआ भी हो, अब आपको पता ही नहीं है ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, तो लिखा होने का भी कोई फायदा नहीं होगा फिर। अच्छा, अब आपके पास ये जो रीडिंग जी लिखी है, सर। अब पहले है क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो सिंगल वेट है वो आपने लगाया था राइट पर, क्योंकि राइट से अगर ये रोटेट करेगी रॉड। अच्छा, रोटेशन आप इस तरह से आइडेंटिफाई करते हो कि आपके पास जो भी वेट होगा ना, अब वेट एक्ट कर रहा है यहाँ पे डाउनवर्ड, ये आ गया W1। ठीक है, अब ये जब डाउनवर्ड जाएगा, अब लेट सपोज इस पे बाकी वेट भी हैंग किए हुए हमने, बैलेंस किया हुआ उन्होंने, लेकिन अभी आप ये लेट सपोज ये कंसिडर करो कि अगर सिर्फ एक ही वेट हो यहाँ पर, तो उस एक वेट की वजह से ये रॉड किस तरफ रोटेट करेगी, डाउनवर्ड इस तरह से। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास सेंटर से फिक्स है, तो ये सेंटर से कहीं पर भी मूव नहीं कर सकती, ये रोटेट कर सकती है फैन की तरह, जिस तरह सीसॉ है, सीसॉ के आप राइट साइड पर जाकर बैठे तो वो आपके पास रोटेट हो गया डाउनवर्ड, तो इसी तरह से अगर W1 को आप कंसिडर करोगे तो वो रोटेट होगा राइट हैंड साइड से, और इस रोटेशन को अगर आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज देखो, तो आप इसको क्लॉक के साथ मैच करके देखो तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, तो ये आ गया क्लॉकवाइज रोटेशन। और इसी तरह से अब जो दो डिफरेंट वेट्स थे वो आपने लगा दिए लेफ्ट पर, एक आ गया यहाँ पर। अब वो पोजीशन कोई भी हो, मैं एग्जैक्ट नहीं पोजीशन बता रहा, सिर्फ पैटर्न बता रहा हूँ सॉल्व करने के लिए।
और ये आ गया सेकंड वेट। अच्छा, अब राइट हैंड साइड पर होता ये कि जब आप इसमें टर्निंग इफेक्ट या टॉर्क फाइंड करते हो तो टॉर्क का फॉर्मूला ये होता है सिंपल। अच्छा, ये मैं आपको स्क्रीनशॉट्स भी मैंने सेव कर लिए, इनके मैं सेंड कर दूंगा। अब मैं इसकी वर्किंग बता देता हूँ। अच्छा, इसकी आप सिंपल वर्किंग समझ लो, आपको एक्सपेरिमेंट भी समझ आ जाएगा। देखो, लेट सपोज आपके पास एक सिंपल सीसॉ आपने कंसिडर किया, क्योंकि वहाँ वो पेपर पे वैल्यूज इतनी सारी है, इस पे क्लियर समझ नहीं आएगा। और इसको आपने सेंटर से फिक्स कर लिया। ठीक है, सेंटर से फिक्स इस तरह से किया, लेट सपोज मैंने यहाँ पे सीसॉ कंसिडर किया और यहाँ पे मैंने इसको एक वेज पे रखा। ये हो गया बैलेंस। वो जिस तरह स्कूल में हम करते हैं ना कि रबर के ऊपर जो है वो स्केल रख के बैलेंस करके उसको सीसॉ बनाते हैं, तो समझ लो उसी तरह आपने इसको सीसॉ बना दिया। अब एक हमने वेट को हैंग किया राइट हैंड साइड पर, एक वेट आ गया हमारे पास यहाँ पे राइट पर। ठीक है, और एक वेट हमारे पास लेफ्ट पर आया। एक वेट हमने यहाँ हैंग किया, उसी के साथ एक और वेट हैंग किया, तो दो आ गए हमारे पास लेफ्ट पर। ठीक है, दो लेफ्ट पर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपकी जो रीडिंग्स है उसको मैच कर रहा है, ताकि जब आप उसको दोबारा से देखो तो आपको समझ आ जाए कि हाँ ये ऐसे हुआ है। इसलिए उसी के अकॉर्डिंगली ड्रॉ कर रहा हूँ डायग्राम। अच्छा, अब आपके पास ये आ गए वेट। अब इसमें हम इनकी मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग अपनी मर्जी होती है, किसी को भी वन लिखो, किसी को भी टू, बस आपको पता होना चाहिए, फिर कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग हो। लेट सपोज अब आपके पास ये वन लिखा था तो इसको वन कंसिडर कर लेते हैं। ये वाला टू हो जाएगा और ये वाला थ्री हो जाएगा। तो ये इनके वेट आ गए W1 W2 W3। और तीसरी बात ये कि W1 W2 और ये तो सब हमें सिंपल पता चल गया इनका वेट है। अब जो इसमें वैल्यूज होती हैं, अब आपका जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट आ गया यहाँ पर बिल्कुल फिक्स। यहाँ पे वैल्यू मार्क होती है 50 सेंटीमीटर। ये बिल्कुल आपके पास इसका सेंटर आ गया। अब आप सेंटर से देखो राइट हैंड साइड पर, पहले आपने लिखनी है पोजीशन। अब जो पोजीशंस हैं, लेट सपोज इसकी जो पोजीशन हम मार्क कर रहे हैं, इसकी पोजीशन ए है, इसकी पोजीशन बी और इसकी पोजीशन सी। तो जो आपने पोजीशंस लिखनी है A B C, उसमें आपने सिंपल ये देखना है कि स्केल पे रीडिंग क्या शो हो रही है। अब ये जहां पर स्केल पर है वो रीडिंग नोट करनी है, इसकी रीडिंग नोट करनी है और इसकी रीडिंग नोट करनी है। लेट सपोज मैं एस्टिमेटेड वैल्यू लिख रहा हूँ सिर्फ वर्किंग समझाने के लिए। अब यहाँ पर आपको स्केल पर रीडिंग मिल रही है, लेट सपोज 88 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको रीडिंग मिल रही है, अब क्योंकि ये 50 से पीछे है तो यहाँ पर जो है वो 80 90 की वैल्यू नहीं होगी। और यहाँ पर जो लेट सपोज वैल्यू आपको मिल रही है 40, और यहाँ पे लेट सपोज आपको वैल्यू मिल रही है 20। ठीक है, क्योंकि स्केल आपके पास 0 से लेकर 100 तक होता है, तो जब 50 सेंटर में तो लेफ्ट पर 20 40 50 60 70 80 इस तरह से वैल्यूज चलेंगी। तो ये आपकी होगी सारी पोजीशंस। ठीक है, ये जो हमने ग्रीन से मार्क किया है, ये ग्रीन से जो हमने मार्क किया है ये आपको शो कर रही है पोजीशंस। तो जो आपके कॉलम में आपने पोजीशंस लिखी है ये वो है। अच्छा, अब उसके बाद जो सेंटर वाला पार्ट है, सेंटर को हम कंसीडर करते हैं पॉइंट O। ठीक है, यानी ये सेंटर है, ओरिजिन में जिस तरह हम O लेते हैं, जीरो लिखते हैं, तो ये आपके पास आ गया बिल्कुल इसका सेंटर। अब इससे अगर आप राइट हैंड साइड पर जाते हो तो आपके पास जो डिस्टेंस होगा, क्योंकि जब आप फॉर्मूला लिखते हो ना टॉर्क का, तो टॉर्क के लिए फॉर्मूला लिखते हो फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। अब ये जो D है ना, बेसिकली ये D डिस्टेंस नहीं होता, ये होता है मोमेंट आर्म। और मोमेंट आर्म का मतलब ये हुआ कि ये आपके पास सिंपली डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसमें कंडीशन होती है। और ये डिस्टेंस होता है आपके पास बिटवीन फिक्स या पाइवेट पॉइंट टू लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब ये कि जिस पॉइंट पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो उस पॉइंट से लेकर जो सेंटर तक का डिस्टेंस होगा वो आपके पास कहलाएगा मोमेंट आर्म। तो अब यहाँ पर जो मोमेंट आर्म हमने मेजर करना है, तो लेट सपोज अगर हम 50 से स्टार्ट कर रहे हैं
तो आपके पास जो ए तक का मोमेंट आर्म होगा वो आपने यहाँ से मेजर करना है। तो ये आपके पास डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा ओ ए, यानी वो जो डिस्टेंस है वो ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस है। और इसकी जो रीडिंग्स आपने फाइंड आउट करनी है वो इस तरह से होगी कि आप 88 में से 50 को माइनस कर दो, तो आपके पास जो फाइनल रीडिंग आएगी 33, वो आपके पास होगी इसकी पोजीशन। ठीक है, इसी तरह से फिर आप लेफ्ट हैंड साइड पर जाओगे और लेफ्ट हैंड साइड पर भी ये डिस्टेंस मेजर करोगे और ये सी वाला डिस्टेंस भी मेजर करोगे। ठीक है, और इनको मेजर करने के बाद ये जो सी वाला डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा ओ सी, और जो बी वाला डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा ओ बी। और आपको मार्क करने का तरीका बता दिए, ये लिख भी देता हूँ यहाँ पर। अगर आपने ओ बी को मेजर करना है तो ओ बी 40 पर है, बी पोजीशन, और इसको आप 50 में से माइनस कर लोगे तो इसका मतलब है ये 10 सेंटीमीटर्स पे आएगा। और उसके बाद जो थर्ड आपके पास ओ सी है, अगर आप ओ सी को कैलकुलेट करना चाहते हो तो ओ सी के लिए आप सिंपल ये करोगे कि वो 20 पर है, तो 50 में से आप 20 को माइनस कर लो तो वो 30 सेंटीमीटर्स की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ये तो हो गया आपके पास ऑब्जर्वेशन कॉलम सारा। ऑब्जर्वेशन कॉलम कंप्लीट करने के बाद आपने बाकी इसमें ये करना होता है कि जो फॉर्मूला है उसको भी अप्लाई करना है। तो वो जो आपके पास सेकंड टेबल था, ये वाला मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। अब ये जो आपके पास लास्ट टेबल आ रहा है इसमें लिखा हुआ है क्लॉकवाइज मूवमेंट, टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब ये आपने कैलकुलेट करना है। अब इसको कैलकुलेट करने का मेथड ये है कि आपके पास रीडिंग सारी आ गई हैं। ठीक है, आपके पास सारी रीडिंग्स आ गई हैं और इनको आप फाइनल मार्किंग लिख सकते हो। लेट सपोज ओ ए हो गया, ओ बी, ओ सी सब आ गया। सर एक बात अब आप बताएं। पूछो। सर मोमेंट तो मतलब क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो हमने तो इन दोनों में से कोई एक करना होगा ना, नहीं, इसमें देखो आपने या बैलेंस फिर? करना है। इसमें बैलेंस आपने शो करना होता है कि आपके पास रॉड जो है वो बैलेंस शो हुआ था मीटर स्केल, तो उसको आपने फॉर्मूला से भी प्रूव करना होता है कि वो बैलेंस हो रहा है। अब एक मिनट ये चेक कर लो पहले, फिर समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट। आपके पास ओ ए, ओ बी, ओ सी सबकी वैल्यूज आ गई। ओ बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 10। ये सिर्फ एस्टिमेटेड वैल्यूज लिख रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, बाकी आप अपनी रीडिंग्स पे भी ये सेम कंडीशन अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, कॉन्सेप्ट सेम है। और इनके साथ इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। W1 कितना था? अच्छा, W1 की वैल्यू अब क्योंकि लिखी भी नहीं है मेरे पास, वेट नहीं है। 50, 30, 30 सही है, ये वाली वैल्यू ले लेते हैं। W1 आ गया 50 और W2 30। और जो वेट आप इस पे हैंग करते हो उस पे लिखा हुआ होता है वो कितने ग्राम्स का है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली उनको ऐड कर लोगे कि जितना आप उसमें ऐड कर रहे हो तो वो आप वहाँ पे लिख लोगे सिंपल। अच्छा, अब इसमें से आपने जो रोटेशन चेक करनी है ना वो इम्पोर्टेंट बात है। रोटेशन ऐसे चेक करते हो कि सबसे पहले आप देखो राइट हैंड साइड पर जो एक वेट आपने वहां पर हैंग किया था, अब वेट हमेशा एक्ट करता है डाउनवर्ड पोजीशन में। वेट आपके पास हमेशा डाउनवर्ड पोजीशन में एक्ट करता है। अब लेट सपोज आप W2 और W3 को इग्नोर कर दो, एक सेकंड के लिए आप उसे इग्नोर कर दो। तो उसको इग्नोर करने के बाद अगर आप देखो कि आपके पास जो राइट हैंड साइड है उसमें आपके पास वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और जो बाकी दो वेट है अगर हम उनको इग्नोर कर दे तो उसका मतलब अगर ये सीसॉ पर एक ऑब्जेक्ट हमने राइट पर रखा तो सीसॉ रोटेट करेगा इस डायरेक्शन में। और अगर आप इसको क्लॉक के अकॉर्डिंगली ऑब्जर्व करो तो ये रोटेशन होगी आपके पास क्लॉकवाइज। तो ये आपके पास आएगा क्लॉकवाइज रोटेशन के कॉलम में। और इसी तरह से अगर हम दूसरी वैल्यूज को चेक करें तो आपके पास जो यहाँ पर दूसरी वैल्यूज मार्क की हुई है, तो अगर आप W2 को देखो, अगर आप W2 देख रहे हो तो आप W1 W3 को इग्नोर कर दो। ठीक है, और जब आप W3 और W1 को इग्नोर करोगे तो उसमें होगा ये कि आपके पास अब वो जो रोटेशन है वो लेफ्ट हैंड साइड से बनेगी यहाँ से, क्योंकि सीसॉ सेंटर से फिक्स है। तो उसमें रोटेशन या तो लेफ्ट से हो सकती है या राइट से। तो ये आपके पास हो जाएगी लेफ्ट से रोटेशन।
तो और इसी तरह से अगर आप W3 को कंसिडर करो तो वो भी लेफ्ट से ही रोटेट करेगा। तो W2 और W3 की रोटेशन सेम है क्योंकि वो दोनों एक साइड पर है, और W1 की रोटेशन डिफरेंट है क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो ये W2 और W3 की जो रोटेशन है वो हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। और ये पूरा टॉपिक आपके पास ना थ्योरेटिकल भी है, तो ये टॉपिक थ्योरी में भी काम आ जाएगा क्योंकि वहां पर भी ये सेम कॉन्सेप्ट है। अब फाइनली आपने ये करना होता है कि जब आपने वो जो एडिशन की हुई है वहां पर, वो एडिशन इस तरह से होगी कि आप यहाँ पर लिखोगे, आपके पास प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट होता है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में आप ये बताते हो कि जितनी भी क्लॉकवाइज रोटेशन है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्लॉक वाइज रोटेशन इक्वल होगी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के। ठीक है, अभी यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, स्पेस थोड़ा सा कम है। तो क्लॉकवाइज रोटेशन इक्वल होगी एंटी क्लॉकवाइज के। तो आपने यहाँ पर क्लॉकवाइज रोटेशन चेक करनी है कि क्लॉकवाइज रोटेशन कैसी है। तो क्लॉकवाइज रोटेशन सिर्फ एक हो रही है, और क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब ये कि आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है F×D। तो इसका मतलब ये है कि F की जगह पर हमारे पास वेट है, आप फोर्स और वेट को सिंपल कंसीडर कर सकते हो। तो इसका मतलब ये कि क्लॉकवाइज रोटेशन में होगा ये कि W1 मल्टीप्लाई बाय, अब इसका डिस्टेंस हमने कितना मेजर किया था, 33। तो बेसिकली वो डिस्टेंस आएगा OA। और जब एंटी क्लॉक पे जाएंगे ना, तो एंटी क्लॉक पे दो वैल्यूज, तो उसमें दोनों को ऐड करना है। तो पहले W2 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके डिस्टेंस से, प्लस फिर W3 को ही मल्टीप्लाई करना है उसके आपने मोमेंट आर्म से, OC से। और बस इनकी फिर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लोगे, सिंपल सारी वैल्यूज यहाँ पर राइट पे आपके पास लिखी हुई हैं। इसी तरह से आपको ग्राफ टेबल से आपको वैल्यूज मिल जाएंगी, और आपने इनकी कैलकुलेशन करनी है। W1 जैसे 50 है, OA की वैल्यू 33 है, राइट हैंड साइड पर जाओगे W2 की वैल्यू 30 है, OB की वैल्यू 10, और प्लस W3 की वैल्यू 30 मल्टीप्लाई बाय OC की वैल्यू 30। तो इस तरह से फिर आपके पास दोनों साइड बैलेंस आनी चाहिए। ठीक है, और अगर लेट्स, सर जी, सर अगर फर्ज करें ये इक्वल नहीं हो रहे हैं तो इनमें कितना डिफरेंस सही होता है? बहुत माइनर, मतलब क्लोज क्लोज हो, जिस तरह 20, 10, 30 तक का डिफरेंस हो तो चल जाता है इतना, तो इसमें कोई इतना इशू नहीं होता। और अगर बहुत क्योंकि ज्यादा हमारी जो डिफरेंस हो, टीचर थी ना हम्म, वो जो टीचर थी ना वो कह रही थी कि 100 तक का भी आ जाए तो मसला नहीं है। हाँ इतना चल जाता है क्योंकि थोड़ा बहुत अपैरेटस में होता है फॉल्ट कहीं ना कहीं, तो वो भी बैलेंस इक्वल नहीं दिखाता। लेकिन अगर आपके पास डिस्टेंस सर डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा हो तो आप थोड़ी बहुत वैल्यू में कर लेना अपनी तरफ से भी ऑल्टरेशन, कोई मसला नहीं है। सर लेकिन ये 100 तो काफी ज्यादा नहीं हो जाएगा, क्योंकि पास पेपर में लिखा हुआ था 2 मार्क्स इसी के इक्वल करेंगे और फिर करेक्ट स्टेटमेंट है वो इक्वल होना चाहिए, तो डिफरेंस 0 आना चाहिए, या वैसे, ज्यादा से ज्यादा हाँ मिनिमम। क्योंकि जब आपके पास वो बैलेंस हो रहा है वहां पर, तो इसका मतलब है कि आपके पास कैलकुलेशन में भी बैलेंस होना चाहिए। तो इसके लिए देखो, आपको कल भी एक वहां पे कल भी एक चीज बताई थी कि अगर आपके पास बैलेंस नहीं होता, आपके पास डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आप सिंपल ये करो कि ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है, जो रीडिंग्स आपने लिखी है, इसमें से कोई एक रीडिंग को ना आप अननोन कर दो। लेट सपोज अगर इस वाली वैल्यू को हम कोई भी एक डिस्टेंस है, लेट सपोज अगर ये वाला डिस्टेंस है, आप इसको जो है वो ब्लैंक कर दो। ठीक है, और फिर सारी कैलकुलेशन कर लो। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो OC का आएगा। मतलब अब ये फॉर्मूला जो है वो बैलेंस नहीं करने के लिए हम यूज करें, अब हम इसको यूज कर रहे हैं OC की वैल्यू फाइंड आउट करने की। लेट सपोज अगर मैं इसकी वैल्यूज लिखूं कंप्लीट करके, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे 50 को मल्टीप्लाई करना है 33 से। तो लेफ्ट हैंड साइड पर आ रहा है आपके पास 1650 इज इक्वल्स टू 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, प्लस अब ये जो लास्ट में वैल्यू है ना OC, इसको हमने कर दिया मिसिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि 30 अभी भी मल्टीप्लाई हो रहा है OC से। तो अब 300 वहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर जाकर आप उसे माइनस करोगे, और
और ये 1650 माइनस 300 1350 हो जाएगा। और जो ये 30 है, ये 30 यहाँ पर आकर आप डिवाइड करा दोगे। ठीक है, तो अब आपके पास जो ओसी की वैल्यू आएगी वो आएगी 45। तो अब आपके पास देखो जो चेंज था ना वो पता चल गया। अब आप 30 की जगह पर 45 रख के सॉल्व करना, आपके पास दोनों चीजें बैलेंस हो जाएंगी। और थोड़ा सा मतलब वो ये ना हो कि बिल्कुल एग्जैक्ट कैसे आ गई, तो 45 से 44 43 कर दिया, थोड़ा बहुत चेंज कर देना, तो बहुत माइनर से डिफरेंस जो है वो एक्सेप्टेबल है। वरना आप बिल्कुल इक्वल करना चाहो तो उसका मेथड ये है कि आप कोई भी एक वैल्यू अननोन कर दो और उस वैल्यू को आप कैलकुलेशन से फाइंड आउट कर लो। क्योंकि देखो जब हम इक्वेशन यूज कर रहे हैं ना, तो हमारे पास इक्वेशन का मतलब है दोनों साइड्स इक्वल है। सर ये ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद ये हमने कैलकुलेशंस करनी होंगी? कैलकुलेशंस आपने, ये वाली जो कैलकुलेशन है ये तो करनी पड़ेगी, स्पेस दिया होगा, क्योंकि आपके पास जो पेपर में भी अच्छा ये ठीक है लिखी है सर। ये वाली, तो ये कैलकुलेशन के लिए स्पेस दिया होता है, क्योंकि यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है कि आप यहाँ पे परफॉर्म करो। तो ये जो डिफरेंस निकालने का आपके पास मेथड है, तो उसके लिए शॉर्टकट ये है कि आप जो है वो एक वैल्यू को अननोन करो, उसको फाइंड आउट कर लो, और उसके बाद फिर जब आप उसे अब देखो अभी हमारे पास यहाँ पे हमने 30 कंसिडर किया था, लेकिन अभी डिफरेंस से जो वैल्यू आ रही है वो 45 आ रही है, तो इसका मतलब है 15 का चेंज आया है। तो 45 अगर हम रख के सॉल्व करेंगे तो दोनों साइड एग्जैक्ट बैलेंस हो जाएगी, आप चेक कर लेना भले। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन का मतलब ये है कि दोनों साइड्स हम बैलेंस कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन में मिस्टेक, मैथमेटिकल उसमें एरर नहीं आता कभी भी। तो ये आपके पास सिंपल आप समझ लो, इस प्रैक्टिकल का हैक है उसको याद रखने के लिए। सर तो इसका मतलब कोई भी जो है डिस्टेंस है उसको अननोन रखें, किसी भी हाँ एक डिस्टेंस को, तो वो, उस वाली फिर उस तरह से इक्वल हो जाएगा। हाँ क्योंकि आपको इसलिए कहा कि पहले पेंसिल से आप रीडिंग्स मार्क कर लोगे, तो ठीक है। उसमें अगर प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब कभी कभार होता है कि 300 का डिफरेंस आ जाता है, 400 का डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि उस वक्त प्रैक्टिकल में टाइम शॉर्ट होने की वजह से हम जल्दी परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो डिफरेंस आ जाता है। तो उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि आप कोई भी एक अननोन करके और दूस वैल्यू को फाइंड कर लो, फिर आप अपनी रीडिंग्स में से उसको चेंज करके वो वैल्यू वहाँ लिख दो, तो आपके पास जो है वो रीडिंग आपकी सेट हो जाएगी। क्योंकि इसमें देखो रीडिंग का इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ बहुत सारे ऐसे भी होते हैं वो रीडिंग्स उनको याद हो जाती हैं, तो वो रीडिंग्स एज इट इज ही कॉपी करके आ जाते हैं और परफॉर्मेंस बस करते रहते हैं, तो वो भी आपके पास मार्क उनको भी मिलते हैं फुल। ऐसा नहीं है कि रीडिंग जो एग्जैक्ट लिख रहा हो। तो रीडिंग्स का कोई इतना इशू नहीं है, अगर आप भूल जाओ रीडिंग्स, तो पहले भी इसलिए कहा था कि जितना सर एक वो भी तो मेमोरी। है, क्या नाम है कि एक साइड पे ना वो बॉब होता है, वो अननोन होता है, और बाकी दूसरी साइड पे वो हम्म, डिस्प्लेस्ड है। हाँ उसमें ये होगा, उसमें आप ये वाली वर्किंग करोगे, जिस तरह अभी मैंने यहाँ एक चीज अननोन रखी ना लेंथ, तो उसमें एक वेट अननोन होगा। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे लेट सपोज W3 है, तो अच्छा सर, बाकी हाँ फॉर्मूला बिल्कुल यही होगा? हाँ उसमें आप इसको क्वेश्चन मार्क कर दोगे और OC की वैल्यू जो हमारे पास 30 थी वो यूज हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी वैल्यू ठीक है आप सर। उसी तरह से वर्किंग करोगे, तो ये दोनों आपके पास, एक में वेरीफाई करना होता है बस, एक में अननोन फाइंड आउट करना होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों का यही लगेगा, क्योंकि दोनों में आप यूज तो टर्निंग इफेक्ट कर रहे हो, तो कॉन्सेप्ट दोनों का यही है। एक में आपको बता दिया किस तरह से फाइंड आउट करनी है अगर बैलेंस ना हो रही हो, और दूसरे में तो आपने करना ही फाइंड है, तो उसमें बैलेंस का कोई चक्कर ही नहीं है, तो उसमें जो वैल्यू आएगी वो आपकी फॉर्मूला की कैलकुलेशन से आ जाएगी। ठीक है।